इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 236। सब कुछ। आहू ने फूशान के चेहरे के बाएं हिस्से पर मारा और थप्पड़ इतना जोरदार था कि फूशान लगभग घूम गया। हालांकि जैसे ही वह हिला, झाओहू ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे ठंडे अंदाज में देखा। आहू के इस कदम से वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और यहां तक कि शांगजिंग में रहने वाले लोग जैसे वेई चाओ भी अजीब महसूस कर रहे थे। उसने उसे मारने की हिम्मत की। वे वास्तव में यहां परेशानी पैदा करने आए थे। झोऊ फी ने, हालांकि जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद, अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और लगभग बधाई और जीत का इशारा किया। वह अच्छे मूड में थी। तुम इसके लायक हो। तुमने हमसे जो कुछ कहा है उसके लिए तुम्हें पीटा जाना चाहिए। झोऊ फी ने मन ही मन गुर्राहट की। अनन्या को भी इसी तरह बहुत अच्छा लगा जब उसने फूशान को मारा हुआ देखा। जहां तक फूशान का सवाल है, वह पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने आहू को घूरा और गुस्से से कहा, तुम क्या कह रहे हो? आहू ने अपना बायां हाथ उठाया और फूशान के दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा। तुम नहीं। थप्पड़ों की एक श्रृंखला के बाद फूशेन पूरी तरह से भ्रमित हो गया। हालांकि वह जानता था कि अगर उसने बात की तो उसे मारा जाएगा। हालांकि वह चुप हो गया था, आहू ने उसे थप्पड़ मारना बंद नहीं किया। तुम कौन हो? आहू ने अपनी बाहें उठाईं। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे थप्पड़ मारना बंद करो। फूशान कुछ कहने ही वाला था। मैं पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो? मैंने अभी तुम्हें ठीक से नहीं सुना। आहू ने ठंडे स्वर में कहा। मैं फूशान हूं। फूशान ने आखिरकार चिल्लाया। इस समय उसके गाल सूज गए थे और उसका गोल मटोल चेहरा सुअर जैसा था। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। आहू ने धीरे से आह भरी, फिर उस आदमी के कॉलर पर अपनी पकड़ ढीली की और कई बार ताली बजाई। फूशान ने अंदर से राहत की सांस ली, लेकिन उस आदमी के अगले शब्दों ने उसे बर्फीले पानी के कुंड में फेंक दिया। तो तुम फूशान हो? हाँ, तुम्हें ही मुझे हराना है। आहू ने एक चंचल मुस्कान बनाई और फूशान को अपने हाथों और पैरों से नीचे गिरा दिया। उसे मारना बंद करो। इस समय झोऊ फी, जो बहुत खुश थी, अपने चेहरे पर परेशानी के भाव के साथ दौड़ी। उसने गुस्से से आहू की ओर देखा और उसे धीरे से धक्का दिया। फिर वह नीचे झुकी, फूशान के चेहरे को चुटकी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने चुटकी काटते हुए दर्द से कहा, तुमने ऐसी बात पर क्यों पिटाई खाई जिस पर चर्चा की जा सकती थी? तुम अब सुअर की तरह लग रहे हो। डायरेक्टर फू, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मुझे तुम्हारा चेहरा रगड़ने दो। ओह फुफकार, ऐसा करना बंद करो। झोऊ फी द्वारा उसका चेहरा रगड़ने से पहले ही वह सुन्न हो गया था, लेकिन अब वह दर्द से कांपने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। ठीक है, मैं तुरंत रुक जाता हूँ। उसके बोलने के बाद झोऊ फी ने उसके चेहरे पर 2 बार चुटकी काटी और फिर वह खड़ी हो गई, फूशान का पीछा करने वाले 2 लोगों पर नजर डाली और जल्दी से कहा, तुम डायरेक्टर फू के दोस्त हो। तुम डायरेक्टर फू को आराम करने के लिए क्यों नहीं ले जाते? तुम वहां इतने सुस्त क्यों खड़े हो? मुझे याद है कि जब तुम कल हमसे बात कर रहे थे तो तुम घमंडी थे। क्या? दोनों आदमी बिना आंसू बहाए दुख से जम गए। वे जानते थे कि झोऊ फी इन लोगों को इस तथ्य की याद दिला रहा था कि वे अनन्या के खिलाफ चिल्ला रहे थे। उसकी बात खत्म होने के बाद झोऊ फी ने आहू की तरफ देखा और अपनी आंखों में चमक के साथ उसने एक तिरस्कार भरे लहजे में कहा, ओह, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने उसे क्यों पीटा? ओह, मैं इस बार नरमी से पेश आऊंगा, आहू ने जवाब दिया। 2 आदमियों की तरफ देखने के बाद वह आगे बढ़ गया। एक के बाद एक कई चटकने की आवाजें आने के बाद दोनों आदमी जमीन पर गिर पड़े और कराहने लगे। दयनीय दृश्य देखने के बाद झोऊ फी पलटी और संतुष्टि के साथ अनन्या के पास लौटी। तुम बहुत शरारती हो। अनन्या ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं, लेकिन उसकी आंखों में कोई दोष नहीं था। इस समय वहां 1 दर्जन से ज्यादा लोग मौजूद थे जो अपनी सांस रोककर दूसरी तरफ खड़े थे। वेई चाओ कौन है? अचानक झाओ फैंग ने भीड़ के चारों ओर ठंडी निगाह से देखा। जिस किसी ने भी ये ठंडी निगाह देखी, उसे लगा जैसे वह बर्फ की गुफा में गिर गया हो। उनकी प्रतिक्रिया देखकर झाओ फैंग ने चुपके से अपना सिर हिलाया। ये पुरानी कहावत की तरह था, कमजोर लोग ताकतवर के सामने बोलने से डरते हैं। इस समय किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके सामने खड़े लोगों की गति बहुत तेज थी। इसके अलावा उन्हें लगा कि वे मेहरा लॉन्ग और लिंजी से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। वेई चाओ कौन है? अगर कोई इसे स्वीकार नहीं करता है तो हम आप सभी को हरा देंगे। एल्डर मेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और गुस्से से चिल्लाया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, दाईं ओर 1 दर्जन से ज्यादा लोग कांप उठे और वेई चाओ के बगल में खड़े लोग कई मीटर पीछे हट गए। वेई चाओ कांप उठा, फिर दुखी नजर से बोला, मैं वेई चाओ हूं, लेकिन इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ लेना देना नहीं है। एल्डर मेंग ने व्यंग्य किया और उसकी ओर बढ़ा। ये वह हरकत थी जिसने वेई चाओ को डरा दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर इतना लंगड़ा हो गया था कि वह खड़ा नहीं हो सकता था। बाकी सभी के दिल भी गले में थे। ये शैतान कहाँ से आए हैं? वे किसी को उठाने नहीं आए थे, वे उन्हें गाली देने आए थे। सौभाग्य से एल्डर मेंग ने कोई कार्रवाई नहीं की।
वह 1.8 मीटर से ज्यादा ऊंचा था और वह इस समय वेई चाओ को देख रहा था। इस समय उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, क्या तुम अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने जा रहे हो? अनुबंध कहाँ है? ये रहा। वेई चाओ कांप उठा और उसने ईमानदारी से अनुबंध निकाला और उसे सौंप दिया। हाँ, एल्डर मिंग ने ठहाका लगाया और कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिए जो फेई की ओर देखा, फिर कहा, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सोचते हो? क्या इसमें कोई समस्या है? क्या तुम इस पर हस्ताक्षर करने जा रहे हो? धिक्कार है। एल्डर मिंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद वेई चाओ का दिल धीरे धीरे डूब गया। मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, जो फेई ने गुस्से में कहा, यह एक गुलाम कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। वे इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल एल्डर सिस्टर यान को वापस जाने से रोकने के लिए कर रहे हैं। ओह, एल्डर मिंग ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और वेई चाओ को ठंडी निगाहों से देखा। हर बार जब वह एक वाक्य पूरा करता तो वह कॉन्ट्रैक्ट से वेई चाओ के सिर पर वार करता। निर्देशक वेई, है न? धमाका, गुलाम कॉन्ट्रैक्ट, धमाका, तुम बहुत बढ़िया हो। ... वेई चाओ को 7 या 8 बार मारा गया। हालांकि उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन एल्डर मिंग की गति के कारण वह मौत से डर गया। चूंकि तुम्हें इस तरह का अनुबंध पसंद है, इसलिए तुम इसे खा सकते हो, एल्डर मिंग ने आखिरकार कहा। वह हिले नहीं, बल्कि अनुबंध सौंप दिया। क्या? वेई चाओ ने असमंजस में उसकी ओर देखा। इस अनुबंध को खाओ, मैं 3 तक गिनूंगा। 1, 2। एल्डर मिंग का चेहरा धुंधला हो गया। इससे पहले कि वह 3 तक गिनता, वेई चाओ ने अनुबंध को पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया, जैसे कि वह भुना हुआ बत्तख खा रहा हो और उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। जब वह इसे चबा रहा था तो उसने मन ही मन रोते हुए कहा, यह राक्षसों का समूह है। क्या मैंने कुछ गलत किया? यह मेरी गलती नहीं है। वेई चाओ को थोड़ा अन्याय महसूस हुआ क्योंकि अनुबंध का असर उस पर पड़ा था। सौभाग्य से 50 से अधिक सुरक्षाकर्मी उसके 2 निवाले खाने के तुरंत बाद प्रवेश द्वार से गोल्फ कोर्स में भाग गए। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने चबाना बंद कर दिया। सुदृढ़ीकरण यहाँ थे। वेई चाओ ने अपने मुंह से कागज की गेंद को पास की घास पर थूक दिया। एल्डर मिंग ने उसकी ओर देखा और उसे कुछ समय के लिए अनदेखा कर दिया। इस समय वेई चाओ के मन में आशा की एक भावना थी। हालांकि तुम बहुत ही दुर्जय थे, लेकिन सुरक्षा गार्ड के आने के बाद तुम इतना ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय नहीं कर पाओगे। वेई चाओ ने सोचा, तुम कौन हो? 50 से अधिक लोगों वाले सुरक्षा समूह में से एक ठंडे चेहरे वाला आदमी बाहर आया और सवालिया लहजे में पूछा, हम यहाँ किसी को लेने आए हैं। झाओ फैंग ने एक नीरस जवाब दिया, हाँ, किसी को उठाओ। क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ परेशानी पैदा करने के क्या परिणाम होते हैं? वह आदमी तिरस्कारपूर्वक हंसा और बोला, अब मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। अपनी पीठ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, या ओह। झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया, अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे धीरे से हिलाया। फिर उसने कहा, आगे बढ़ो, उसे बताओ कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वूश। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आहू, एल्डर मिंग और उसके पीछे के सभी लोग आगे बढ़े और 50 या उससे अधिक लोगों की ओर दौड़ पड़े। वह आदमी जिसने पहले बात की थी ने कठोर भाव बनाए रखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग जो चाहे करेंगे। क्या उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं? वह आदमी थोड़ा उलझन में था। हालांकि झाओ फैंग ने पहले ही एक बार इस सवाल का जवाब दे दिया था जब वह सामने के गेट पर था, इसलिए वह फिर से इसका जवाब नहीं देगा। जो कुछ हुआ था उससे वेई चाओ और बाकी लोग पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें नहीं लगा कि ये लोग मेहरा लॉन के क्लब में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेंगे। यहाँ तक कि अनन्या भी बेहोश हो गई थी। झाओ फैंग, जो पहले विनम्र था और रेस्तरां में वेटर की तरह काम करता था, एक नए आदमी की तरह बन गया जो बहुत जोश से भरा हुआ था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि झाओ फैंग, जो अब संयम दिखाने में विफल रहा, वह असली था। वास्तव में वह इस समय पहले से भी अधिक सीधा था। ये सब रणविजय की वजह से था, जिसने उसे आत्मविश्वास दिया और उसकी ताकत को बेहतर बनाने में उसकी मदद की। हालांकि अनन्या के मन में कुछ सवाल थे। आखिर झाओ फैंग कौन है? उसे रणविजय ने काम पर रखा था, तो झाओ फैंग और रणविजय के बीच क्या रिश्ता है? इस बिंदु पर अनन्या को बेवजह एहसास हुआ कि रणविजय रहस्यमय था। वह 5 साल पहले वाला हारने वाला नहीं था। क्या मेंग मैंग ने उसे बदल दिया? इस समय अनन्या बेसुध थी। प्रवेश द्वार पर 20 से अधिक मेहमान सुरक्षा गार्डों के पीछे पीछे चले गए। अपनी आंखें चौड़ी करते हुए वे चिल्लाने लगे, अरे क्या ये सच है? वे एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं। भाईलोन के घर पर परेशानी पैदा करना समझदारी नहीं है। मुझे डर है कि इन लोगों को आज इस क्लब से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जरूरी नहीं। क्या आपको उनके सूट नहीं दिख रहे? ईमानदारी से कहूं तो उनमें से हर एक ब्रियोनी द्वारा तैयार किया गया है और इसकी कीमत 100,000 युआन से ज्यादा है। इसके अलावा उनकी शर्ट, टाई और चमड़े के जूते सभी वर्सेस या डायट द्वारा बनाए गए थे, जिनमें से हर 3 पीस सेट की कीमत 40,000 से 50,000 युआन थी। उनके रुख को देखते हुए वे बॉडीगार्ड जैसे दिखते हैं। वे निश्चित रूप से औसत लोग नहीं हैं क्योंकि वे सभी मैचिंग यूनिफॉर्म पहन सकते हैं जिसकी कीमत 160,000 से 170,000 युआन है। ये समझ में आता है? क्या? हे भगवान, ये कैसे संभव है? अपनी चर्चा के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे की ओर दौड़े।
उन्होंने कल्पना की थी कि यह हाथापाई होगी, लेकिन एक पल में वे 50 या इतने ही लोग जमीन पर लेट गए, कराह रहे थे और कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। हे भगवान, वे बहुत ही दुर्जय हैं। ये बहुत डरावना है। हे भगवान, भले ही क्लब के सभी गार्ड लड़ाई में अच्छे हैं, लेकिन क्या वे सभी एक ही चाल में हार गए? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हर कोई हैरान था, न केवल ये लोग बल्कि अनन्या और जोऊ फेई ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अनन्या के लिए वह इतनी प्यारी लग रही थी और उसके चेहरे पर एक प्यारा सा भाव था। जोऊ फेई के लिए वह उत्साह से बुदबुदाया, हे भगवान, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। कितना बढ़िया। जब जोऊ फेई ने देखा कि वे सभी विपरीत पक्ष को हराने के बाद शांत चेहरे के साथ वापस आ रहे हैं, तो उसे लगा कि वे बहुत अच्छे हैं। हालांकि वेई चाओ और पीछे की तरफ के लोग फिर से अवाक रह गए। इसे खा लो, क्या तुम नहीं समझते? एल्डर मिंग अपने चेहरे पर एक व्यंग्य के साथ आए। वेई चाओ डर से कांप उठा और जल्दी से बोला, ठीक है, ठीक है। ये शब्द समाप्त करने के बाद वह अपने हाथ में अनुबंध को चबाना जारी रखने वाला था। हालांकि एल्डर मिंग ने वेई चाओ द्वारा थूके गए कागज के बंडल की ओर इशारा किया, पहले इसे खाओ। ठीक है। वेई चाओ रोना चाहता था, लेकिन उसने फिर भी कागज का बंडल उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया ताकि वह उसे खाना जारी रख सके। अध्याय 237। इस बीच झांग लॉन्ग, लिंजी, झांग युआन और उनके कुछ आदमी झांग लॉन्ग के कार्यालय में प्राचीन वस्तुओं की सराहना करने में व्यस्त थे। प्राचीन वस्तुएं उनके सकल में सबसे चर्चित विषयों में से एक थीं। हालांकि उनके पास पेशेवर ज्ञान की कमी थी, लेकिन वे उनकी सराहना करने के लिए पर्याप्त समझदार थे क्योंकि वे उन्हें लंबे समय से संभाल रहे थे। जब वे एक चीनी मिट्टी के फूलदान का आकार ले रहे थे, तो एक आंख वाला आदमी अचानक कार्यालय में घुस आया। भाई लॉन्ग। उस आदमी ने लिंजी को देखा और कुछ हद तक हिचकिचाहट महसूस की। क्या हुआ? झांग लॉन्ग ने उसे अजीब नज़र से देखा। डोंग लैंग नाम का वह आदमी एक मार्शल आर्टिस्ट था जो स्पष्ट शक्ति के अंतिम चरण में था और जल्द ही इनवर्ट स्ट्रेंथ चरण तक पहुंच जाएगा। वह एक ग्राउंडकीपर के रूप में क्लब के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था और एक नाइट क्लब का प्रभार संभालता था। आमतौर पर जब झांग लॉन्ग आता था तो वह बोलने के लिए आने की पहल नहीं करता था जब तक कि झांग लॉन्ग उसे बुला न ले। लेकिन डोंग लैंग वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आया था। झांग लॉन्ग के विचार में वह शायद उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता था। हालांकि डोंग लैंग के शब्दों के कारण उसका चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, 30 लोग गोल्फ कोर्स पर उपद्रव मचा रहे हैं। उनमें से हर एक बहुत ही कुशल है और उसने 150,000 युआन से ज्यादा कीमत की वर्दी पहन रखी है। वे मुख्य प्रवेश द्वार से आए और गोल्फ कोर्स पर 50 से ज्यादा सुरक्षा गार्डों को गिरा दिया। क्या? झांग लॉन्ग ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, वे कहाँ से आए हैं? इस बिंदु पर उनके सभी चेहरे भी बदल गए और लिंजी ने एक अजीब और चंचल रूप धारण कर लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे आज लड़ाई देखने को मिलेगी। मुझे नहीं पता कि वे कौन हैं और मैं उनसे परिचित नहीं हूँ। हालांकि वे इस समय डोंग लैंग ने लिंजी की ओर देखा और कहा, वे यहाँ अनन्या नामक एक महिला के लिए आए थे। लीजी स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी आंखें चमकने लगीं। अनन्या के लिए? झांग लॉन्ग के हाव भाव नरम पड़ गए। फिर उसने लिंजी को एक अजीब नज़र से देखा और कहा, लगता है कि अनन्या के एस्कॉर्ट आ गए हैं। क्या बकवास है? झांग युआन एक तरफ खड़ा होकर हंसा, फिर कसम खाए उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ परेशानी खड़ी करने की। वे इतने बोल्ड हैं। झांग युआन के व्यवहार ने झांग लॉन्ग को भौचक्का कर दिया। उसका चचेरा भाई और भी घमंडी होता जा रहा था। चलो जाकर देखते हैं। लिंजी ने सीधे झांग युआन को नज़रअंदाज किया, फिर झांग लॉन्ग की तरफ देखा और कहा, चलो खुद जाकर देखते हैं कि ये बोल्ड लोग कहाँ से आए हैं। झांग लॉन्ग मुस्कुराया और बाहर निकलते हुए कहा, एस्कॉर्ट बनना मुश्किल है चाइल्ड लिन, चिंता मत करो। चूंकि वे मेरे इलाके में आ गए हैं, इसलिए मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। मुझे भाई लॉन्ग को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देना होगा, लिंजी ने हंसते हुए जवाब दिया। अगर वे अनन्या के एस्कॉर्ट्स थे तो लिंजी को सबसे पहले दोष लेना चाहिए। हालांकि वह इससे बच नहीं सकता था क्योंकि वे उसके क्लब में परेशानी पैदा कर रहे थे। लिंजी बस इतना चाहता था कि वह उसे अपने साथ खड़ा करे। केवल इस तरह से वे अज्ञात दुश्मनों को हरा सकते थे। इसके अलावा लिंजी मना करने में असमर्थ था। जब वे कार्यालय से बाहर निकले तो लिंजी ने एक नंबर डायल किया और बस इतना कहा, नानतियान, अपने आदमियों को लेकर गोल्फ कोर्स के प्रवेश द्वार पर मेरा इंतजार करो। ... गोल्फ कोर्स पर वेई चाओ ने पहले ही अनुबंध खा लिया था, जिसे निगलना मुश्किल था। लेकिन जब उसने अपने सामने लोगों पर नजर डाली और उनके उदासीन व्यवहार को देखा तो वेई चाओ कांपने से खुद को रोक नहीं सका। उसे इसे निगलना पड़ा। हालांकि उसे एहसास हुआ कि जब वह इसे खाने में व्यस्त था तो वह खतरे में नहीं था, इसलिए उसके विचार भटक गए। ये लोग वाकई कमाल के हैं। काश इस पर फिल्म बन पाती। ये बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट होती। ये दुष्ट लोग कहाँ से आ गए? सौभाग्य से मैंने अनन्या को नाराज नहीं किया, अन्यथा मैं आज एक भयानक स्थिति का सामना कर रहा होता। ऐसा लगता है कि अनन्या कोई साधारण व्यक्ति नहीं है क्योंकि उसे इन लोगों के समूह द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। काश वह असामान्य है। सब कुछ सोचते हुए वेई चाओ ने पूरा अनुबंध खा लिया। होश में आने से पहले उसने अवचेतन रूप से एल्डर मेंग को देखा और कहा, मैंने खा लिया। एल्डर मेंग कुछ चौंक गए।
तुम क्या कर रहे हो? तुम अनुबंध खाने के बाद वहीं रह सकते थे, तो तुम यहाँ आकर मुझे क्यों सूचित कर रहे हो? क्या कोई और अनुबंध है? उन्हें निकालो और मुझे देखने दो। एल्डर मिंग की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने वेई चाओ को देखा और बोला, हिस। वेई चाओ अचानक अपने होश में आ गया। वह कांप उठा और बार बार कहता रहा, नहीं नहीं नहीं, निश्चित रूप से कोई अन्य अनुबंध नहीं है। इसके अलावा मिस जी का अनुबंध मैंने नहीं बनाया था। इसका वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसके सामने खड़े ये लोग गुंडे थे जो एक ही चाल में 50 या उससे ज्यादा लोगों को मार सकते थे। उसने उन्हें उकसाने की हिम्मत कैसे की? ठीक है, मुझसे दूर हो जाओ। एल्डर मिंग उसके साथ बकवास करते करते थक गया था और घृणा से हाथ हिलाया। वेई चाओ को राहत मिली और उसने बार बार फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद धन्यवाद। बोलते बोलते वह जल्दी से पीछे हट गया। इधर उधर देखने के बाद झाओ फैंग मुस्कुराते हुए अनन्या के पास गया और फुसफुसाया, बॉस की पत्नी, क्या कोई और मक्खियां हैं? मेरे बॉस ने कहा है कि इन मक्खियों को मार दिया जाना चाहिए। जो कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत करेगा, हम उसे मार देंगे। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि झाओ फैंग, जो पहले शांत दिख रहा था, अब कुछ हद तक अजीब लग रहा था। हाँ हाँ, अनन्या ने एक दुर्लभ हंसी में फूट पड़ा। उसकी आंखों में एक खुशी और दिलचस्प भाव था, और यह सब झाओ फैंग के शब्दों और रणविजय के रवैये की वजह से था, जो झाओ फैंग के शब्दों से पता चलता था। मुझे धमकाने वाले लोगों को मारो। वह इतना दबंग क्यों है? हालांकि इस समय अनन्या को मीठा महसूस हुआ और पिछले कुछ दिनों में अनुचित व्यवहार के कारण दबा हुआ गुस्सा भी गायब हो गया। अनन्या मुस्कुराई, अपने होठों को मोड़ा, फिर अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। क्या बस इतना ही है? जोऊफी मुस्कुराया, तुम्हें और क्या चाहिए? अनन्या ने जोऊफी को गुस्से से घूर कर देखा। चलो चलते हैं, चलो हांगकांग वापस चलते हैं। जोऊफी ने बड़े पैमाने पर मुस्कुराया और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। झाओ फैंग अनन्या के बगल में चला गया, जबकि आहू और अन्य लोग उसके बगल में या पीछे बड़ी ताकत से चल रहे थे। जमीन पर लेटे 50 से ज्यादा लोगों की तुलना में ये तस्वीर बेहद शानदार लग रही थी। इस बीच प्रवेश द्वार के पास खड़े दर्जनों लोग बार बार आहें भर रहे थे। ऐसा लगता है कि वे सामान्य नहीं हैं, वे बहुत बढ़िया हैं। ये पहली बार है कि लोगों ने फैंगताई क्लब में इतनी परेशानी खड़ी की है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि वे सुरक्षित निकल पाएंगे। किसने कहा कि वे निकल सकते हैं? भीड़ से अचानक एक आवाज आई, देखो, झांग लोंग और लिन जी आ रहे हैं। इन लोगों का निकल पाना निश्चित रूप से असंभव होगा। वे आ रहे हैं। सबसे बढ़िया हिस्सा शुरू होने वाला है। जब सभी ने 30 से ज्यादा लोगों को गोल्फ कोर्स के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते देखा तो उनके दिल जोर से धड़कने लगे और वे जल्दी से एक तरफ चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि प्रवेश द्वार आज दूसरे युद्ध के मैदान में बदल जाएगा। उनके स्वभाव को देखते हुए शायद वे हार नहीं मानेंगे। अगर वे हार नहीं मानते तो दोनों पक्ष फिर से एक दूसरे से लड़ेंगे। लेकिन क्या वे इस बार इतने कम प्रयास से जीत पाएंगे? शायद इन लोगों को मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा। डोंगलैंग, नानतियान और उनके आदमियों को कौन रोक सकता है? भीड़ में से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने व्यंग्य किया। इस व्यक्ति ने वही कहा जो कई लोगों के मन में था। हालांकि वे अभी झाओ फैंग और उसके साथियों के कारण डर से कांप रहे थे, लेकिन एक बार जब वे अपने होश में आए तो उन्हें एहसास हुआ कि चीजें और भी बदतर होने वाली हैं। जो लोग फैंगताई क्लब में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते थे, उन्हें झांग लॉन के गुस्से का सामना करना पड़ता था और झांग परिवार उनके पीछे खड़ा था। शांगजिंग में झांग परिवार के खिलाफ बहुत कम लोग लड़ सकते थे। झाओ फैंग और उसके आदमी कुछ कदम आगे बढ़े। जमीन पर पड़े लोगों को पार करने के तुरंत बाद उन्होंने झांग लॉन्ग और उसके साथियों को आते देखा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की ओर कई बार देखा और एक दूसरे की ओर बढ़े। जब वे 10 मीटर से थोड़ा ज्यादा दूर थे तो वे एक के बाद एक रुक गए और बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखने लगे। उस समय जोऊ फेई ने चिंतित भाव से देखा। अभी अभी मौज मस्ती करने के बावजूद यह मामला आसानी से खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि ऊपर के लोग आ चुके थे। जहां तक झांग लॉन्ग और लिन जी का सवाल है, वे अभी भी शांत थे और झांग लॉन्ग ने बात करने का भी इरादा नहीं किया। इस बिंदु पर लिन जी थोड़ा असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें नेतृत्व करना था क्योंकि यह उनसे जुड़ा हुआ था। इसलिए लिन जी ने एक कदम आगे बढ़ाया, अनन्या को देखा, फिर मुस्कुराए और कहा, मिस जी, क्या आप मेरी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं? मुझे नहीं लगता कि मैंने अब तक आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। अनन्या ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जब वह बोलने वाली थी तो झाओ फैंग ने हंसते हुए कहा, आप जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, इसलिए बकवास करना बंद करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिन जी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इस समय अगर वह उन्हें जाने देता तो उसे अपमानित महसूस होता। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसने शुरू में उन्हें जाने देने का इरादा नहीं किया था, सिर्फ वही तय कर सकता था कि उन्हें भेजा जाए या नहीं, अगर उनके पास कुछ पृष्ठभूमि हो। इसलिए लिन जी ने धीरे से कहा, तो मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं करूंगी। मिस जी जा सकती है, लेकिन अभी नहीं। मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगी। मैं इस बारे में बात करूंगी कि वह रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी में अपने वरिष्ठों के साथ कब वापस जा सकती है। ये कहने के बाद लिन जी ने अपने पीछे खड़े लोगों को हाथ हिलाया और कहा, नानतियान, मिस जी को आराम करने के लिए होटल में ले जाओ।
ठीक है, नानतियान ने एक नर्म जवाब दिया और झाओ फैंग और उसके साथियों की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ गया। हालांकि उनके पास कम लोग थे, केवल 10, वे जोश से भरे हुए थे, जैसे कि उन्हें बड़ी संख्या में विरोधियों की परवाह नहीं थी। हाँ, इस समय झांग लॉन्ग ने ठहाका लगाया। उसके विचार में उसने पूरी तरह से ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। अगर नानतियान अनन्या को ले जाने में सफल हो जाता तो ये लोग लिंगजी से डर जाते। उस स्थिति में वह उन्हें आसानी से हरा सकता था। अगर दोनों पक्ष आपस में लड़ते तो लिंगजी उन्हें हराने की पूरी कोशिश करता। उस समय वह किनारे से देख सकता था और उसके पास पैंतरेबाजी करने की जगह होती। हालांकि भले ही उसने जो कल्पना की थी वह सुंदर थी, वास्तविकता क्रूर है। नानतियान और अन्य 9 लोगों को जोरदार कदमों से आते देखकर आहू और उसके साथी आगे बढ़ गए। लेकिन इस समय झाओ फैंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उन्हें कार्रवाई न करने का इशारा किया, फिर वह अकेले आगे बढ़ गया। हे भगवान, वह अकेले लड़ने जा रहा है। आहू और कुछ अन्य लोगों ने अपने होंठ सिकुड़े और कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उन्होंने झाओ फैंग को आगे बढ़ते देखा तो कई लोगों के चेहरे बदल गए। शायद मैंने उनकी हिम्मत को कम करके आंका। झांग लॉन्ग धीरे धीरे गंभीर हो गया। जहां तक इस लड़ाई को किनारे से देखने वालों की बात है, वे चिल्ला उठे। वह आदमी उनका सामना कर रहा है। धिक्कार है, वह बहुत बढ़िया है। उसका प्रतिद्वंद्वी लिंजी का सबसे बड़ा अंगरक्षक नानतियान है। मुझे लगता है कि वह आदमी एक ही चाल में हार जाएगा। पफ, ये कैसे संभव है? सभी की निगाहों के सामने झाओ फैंग और नानतियान एक दूसरे के करीब आते रहे। झाओ फैंग की हरकत देखकर नानतियान ने अपनी आंखें सख्त कर लीं और आगे की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह झाओ फैंग के पास पहुंचा, उसने अपना दाहिना पैर उठाया और झाओ फैंग के चेहरे पर पूरी ताकत से हमला किया। उसकी तेज गति और जबरदस्त ताकत के कारण पतलून के पैर भी हिल रहे थे। हर कोई स्पष्ट रूप से जानता था कि अगर झाओ फैंग को लात मारी गई तो उसे चोट लग जाएगी। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह एक सब्जी बन जाएगा। हालांकि लिंजी चीजों को सुलझा सकता था, भले ही झाओ फैंग एक सब्जी बन जाए। हालांकि चीजें हमेशा कल्पना से अलग होती थीं। नानतियान के हमले के सामने झाओ फैंग ने उपहास किया, फिर नानतियान की हरकत का सामना करने के लिए अपना दाहिना पैर उठाया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जब नानतियान को एहसास हुआ कि वह संघर्ष करने के लिए दृढ़ है तो वह क्रोधित हो गया और अपनी सारी ताकत खर्च कर दी। धमाका, जैसे ही दोनों पैर एक दूसरे से टकराए, एक गड़गड़ाहट की आवाज निकली। अगले ही पल क्रैक, एक तीखी आवाज सुनाई दी। नानतियान की भयावह निगाहों के नीचे उसका पिंडली 90 डिग्री के कोण पर एक तरफ मुड़ा हुआ था। क्या? इससे पहले कि नानतियान अपने पैर में दर्द महसूस कर पाता, उसने देखा कि उसके सामने वाला आदमी उसके पेट में लात मार रहा है। नानतियान को उल्टा लात मारी गई और वह अपनी मूल स्थिति से 10 मीटर से अधिक दूर जमीन पर लेट गया। बहुत कमजोर, झाओ फैंग ने उन 2 शब्दों को धीरे से चिल्लाया। अगले ही पल उसने नानतियान का पीछा कर रहे कई लोगों की ओर देखा, फिर आगे बढ़ा। अध्याय 238। धमाका, धमाका, धमाका। झाओ फैंग का सामना करने वाला हर व्यक्ति तुरंत उड़ गया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से चौंका दिया। क्या हो रहा है? लिंजी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने एक संभावना के बारे में सोचा जिससे उसका दिल धड़कना बंद हो गया। वह भी उस समूह का हिस्सा है। इस समय लिंजी का दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। नानतियान उनके प्रमुख अंगरक्षक के रूप में शांगजिंग में एक केंद्रीय व्यक्ति बनने में उनकी मदद करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, भले ही वह मार्शल आर्ट की दुनिया में केवल स्पष्ट शक्ति चरण में था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि इन लोगों का नेता, जो कहीं से भी आया था, एक मार्शल कलाकार भी था, और वह एक ऐसा व्यक्ति था जो एक ही चाल में नानतियान का पैर भी तोड़ सकता था। लिंजी उसकी ताकत से दंग रह गया। ये पूरी तरह से चौंकाने वाला था। लिंजी के अलावा झांग लॉन्ग, जो उसके बगल में खड़ा था, एक गरिमापूर्ण रूप में था। इस समय उसे एहसास हुआ कि इन लोगों की शायद एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि थी। आखिरकार आम लोगों के लिए मार्शल आर्ट की दुनिया से लोगों को काम पर रखना असंभव था। हालांकि वह चिंतित नहीं था। हालांकि झाओ फैंग ने एक चाल से नानतियान को हरा दिया, लेकिन वह नानतियान के स्तर से पूरी तरह वाकिफ था। उसे याद आया कि डोंगलैंग ने एक बार कहा था कि वह एक चाल से नानतियान को हरा सकता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि एक निश्चित व्यक्ति की एक चाल दूसरे की एक चाल के समान नहीं हो सकती है। उनके पीछे दूरी पर वेई चाओ और उनके साथ खड़े अन्य सभी लोग डर से कांप उठे। हे भगवान, वे कौन हैं? वेई चाओ ने कांपते हुए कहा। वे इतने शक्तिशाली थे कि लिंजी और उनके साथियों को लाए गए लोग पूरी तरह से पराजित हो गए। कितना भयानक! वेई चाओ को झटका लगा, लेकिन उसने ये भी सोचा कि वह कितना भाग्यशाली था। सौभाग्य से मुझे केवल एक अनुबंध खाना पड़ा। अगर मुझे कुछ बार पीटा जाता तो मैं गंभीर रूप से घायल हो जाता। हालांकि ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं था। यहाँ तक कि अनन्या, जो आहू और उसके साथियों के बीच खड़ी थी, ने भी आश्चर्य में अपना मुंह थोड़ा खोला था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि झाओ फैंग इतना शानदार होगा। जहां तक झाओ फैंग की बात है, वह वास्तव में बेफिक्र था और खुद को बेपरवाह दिखाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसका मालिक दूसरे लोगों की निगाहों में हो। हालांकि कई असफलताओं के बाद झाओ फैंग ने हार मान ली। उसने लिंजी और दूसरों की तरफ देखा। फिर अपने मालिक की तरह शांत तरीके से उसने कहा, मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूं।
क्या किसी को इस बारे में कुछ कहना है? तुम उन्हें ले जा रहे हो? झांग लॉन्ग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, अगर तुम सोचते हो कि तुम इतनी परेशानी पैदा करने के बाद भी यहाँ से बिना किसी नुकसान के निकल सकते हो तो तुम वाकई मुझे नीचा दिखा रहे हो। तुम शांगजिंग में हो। इस बिंदु पर लिन जी ने भी अपना सामान्य व्यवहार वापस पा लिया। उसने झाओ फैंग को घूरते हुए धीरे से कहा, भले ही तुम लड़ने में अच्छे हो, लेकिन यह मत भूलना कि यह कहाँ है। मैं तुम्हें खुद को पहचानने का मौका दूंगा और मुझे बताऊंगा कि तुम्हें किसने भेजा है। इस समय लिन जी के स्वर में छिपी हुई धमकियां भरी हुई थीं। एक शीर्ष स्तरीय धनी और प्रभावशाली कबीले के रूप में लिन परिवार ने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को काम पर रखा था। इस वजह से वह एक कॉल पर यहाँ एक शक्तिशाली बल भेज सकता था। हालांकि आमतौर पर युवा पीढ़ी को अपनी समस्याओं को अपने दम पर सुलझाना पड़ता था। जो कोई भी मदद के लिए अपने परिवार से संपर्क करता था वह टकराव में हार जाता था, इसलिए वे अपने बड़ों से तब तक संपर्क नहीं करते थे जब तक कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर न किया जाए। हाँ, झाओ फैंग ने दोनों आदमियों को देखा और हल्के से मुस्कुराया, फिर वह शांत हो गया क्योंकि एक असाधारण परिष्कृत सांस ने उसे घेर लिया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। जहां तक मेरे बॉस की बात है वह। इस बिंदु पर झाओ फैंग अचानक गंभीर हो गया क्योंकि उसकी आंखों में आत्मविश्वास भर गया। फिर उसने धीरे से दो शब्द कहे, झांग, हान, वूश। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिनजी, झांग लॉन्ग और अन्य सभी के चेहरे बदल गए। वे चौंके नहीं, लेकिन यह अप्रत्याशित था। तो ये लोग उस दुखी हारने वाले के आदमी हैं। लिनजी का चेहरा कठोर हो गया। उसने सोचा था कि ये लोग बड़े लोग हैं, इसलिए उसने अपने परिवार के नाम से उन्हें दबाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे रणविजय के आदमी होंगे। ये दो शब्द जादू की तरह थे जिससे हर कोई चुप हो गया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस समय क्या कहना है। यहाँ तक कि झांग लॉन्ग, रणविजय, उसका चचेरा भाई जो उससे 2 साल छोटा था, लंबे समय से उसके दिमाग में नहीं आया था। हालांकि जब भी वह रणविजय के बारे में सोचता, झांग लॉन्ग खुश हो जाता। उन दिनों रणविजय के पिता ने कई सालों तक अपने परिवार में अपने पिता को पीछे छोड़ दिया था। दोनों समूहों के इरादे बुरे थे और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे, इसलिए जब रणविजय को परिवार से निकाल दिया गया और वह लापता हो गया तो वह वास्तव में खुश था। हालांकि कोई ऐसा था जो चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया, भले ही बाकी सभी चुप थे। क्या बकवास है, एक व्यंग्य के साथ झांग युआन झांग लॉन्ग के पीछे से बाहर चला गया और झाओ फैंग की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने कसम खाई, मुझे लगा कि तुम्हारे पीछे कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन तुम वास्तव में रणविजय का पीछा करने वाले बेवकूफ़ों का एक समूह हो। क्या उसने तुम्हें यहाँ भेजा है क्योंकि वह, जिसे परिवार से निकाल दिया गया था, आने की हिम्मत नहीं कर पाया? तुम बेवकूफ़ों का गिरोह हो, तुम बस। जब झांग युआन ने बोलना शुरू किया तो झाओ फैंग ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने झांग युआन को रणविजय को गाली देते सुना, उसका दिमाग खाली हो गया। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन वह अपने दिल में एक बड़ा क्रोध महसूस कर सकता था। क्रोध बढ़ता जा रहा था और उसके सारे विचार जल रहे थे। इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही विचार कौन था, उसे मारो। इससे पहले कि झांग युआन अपना मौखिक हमला खत्म भी कर पाता, झाओ फैंग की नाक भड़क उठी और उसके चेहरे पर क्रूरता की एक दुर्लभ झलक फैल गई। फिर वह आगे बढ़ा और झांग युआन की ओर बढ़ा जो उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर था। डोंगलैंग, जो झांग युआन के पीछे खड़ा था, उसने झांग युआन को आगे बढ़ते देखकर अपनी सारी मांसपेशियों को कस लिया और जैसे ही झाओ फैंग आगे बढ़ा, वह तुरंत वापस लड़ने के लिए आगे बढ़ा। झाओ फैंग के झांग युआन तक पहुंचने से ठीक पहले डोंगलैंग सामने आया और तुरंत उसकी ओर मुक्का मारा। झाओ फैंग ने भी डोंगलैंग के मुक्के का सामना करने के लिए अपनी दाहिनी मुट्ठी बाहर निकाली। धमाका, एक धमाके के साथ दोनों मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं। डोंगलैंग ने सोचा था कि वह उससे थोड़ा आगे निकल जाएगा या उसकी ताकत उसी स्तर पर होगी, लेकिन एक ही चाल के बाद उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया। इसके अलावा रणविजय ने प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसकी ओर फिर से मुक्का मारा, इसलिए वह घबरा गया और प्रतिरोध करने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठा लीं, जिससे उसके सामने का बायां हाथ हमले का पूरा भार झेलने लगा। धमाका, इस मुक्के के बाद डोंगलैंग पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उसके बाएं हाथ में सुन्नापन उसे याद दिलाता था कि अगर प्रतिद्वंद्वी ने थोड़ी और ताकत लगाई होती तो उसका हाथ टूट जाता। इस ताकत का क्या मतलब है? डोंगलैंग ने झाओ फैंग को डर से देखा। वास्तव में वह इनवर्ट स्ट्रेंथ स्टेज पर था, हालांकि चूंकि उसे आसानी से पीछे धकेला जा सकता था, इसका मतलब था अच्छा नहीं, वह एक इनवर्ट स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट है। डोंगलैंग का दिल धड़क उठा और उसके चेहरे पर डर की एक झलक दिखाई दी। वह पहले से ही मुश्किल में फंसा हुआ था और फिर उसने देखा कि झाओ फैंग उसकी ओर एक शक्तिशाली किक मार रहा है। इस पल डोंगलैंग को एहसास हुआ कि वह अब और विरोध नहीं कर सकता। सौभाग्य से उसके पीछे मौजूद स्पष्ट शक्ति वाले उसके 5 आदमियों ने उसे हमला करने में मदद की। उन्होंने अपनी मुट्ठियों और पैरों से झाओ फैंग पर हमला किया, जिससे झाओ फैंग को अपना दाहिना पैर वापस खींचना पड़ा और अपना संतुलन बनाए रखने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ा। इस पल झांग युआन ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। पहले तो वह डर गया, लेकिन साथ ही वह बहुत क्रोधित भी हो गया। क्या बकवास है, उसे मार डालो, झांग युआन ने पीछे हटते हुए चिल्लाया। उसे मार डालो। डोंगलैंग ने मन ही मन एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी।
भले ही वे उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ काम करें, लेकिन वे अपने सामने मौजूद इनवर्ट स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट को नहीं हरा सकते। एकमात्र तरीका सुदृढ़ीकरण का इंतजार करना था। हालांकि क्या यह इनवर्ट स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट, जो पहले से ही गुस्से में लग रहा था, उन्हें इंतजार करने का समय देगा? सभी की निगाहों के नीचे झाओ फैंग ने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बांध लिया, फिर ठंडे स्वर में कहा, उनके पैर तोड़ दो। वूश! आहू और उसके साथी उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही झाओ फैंग ने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे खड़े 29 लोग आगे बढ़ गए। वह कभी भी कुछ उपयोगी नहीं करता, लेकिन वह हमेशा अधिक परेशानी पैदा करने में कामयाब हो जाता है। लिनजी ने चुपके से झांग युआन को घूरा और जल्दी से पीछे हट गया। बेवकूफ! झांग लांग ने सीधे मन ही मन उसे डांटा और फिर कई अन्य सदस्यों के साथ वापस चला गया। मूल रूप से स्थिति बहुत जटिल थी। झांग लांग जानता था कि कोई इन लोगों की रक्षा कर रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत की थी। इसलिए जब नानतियान को मारा गया तो झांग लांग ने पहले ही अपने आदमियों को कैप्टन लियाओ को बुलाने और पुलिस को इन लोगों को ले जाने के लिए इशारा कर दिया था। उसके बाद वे केवल अपनी पृष्ठभूमि घोषित कर सकते थे। अगर वे सिर्फ गुंडों का एक समूह थे जो अनन्या और जोऊफी को ले जाने का लक्ष्य रखते थे, तो उन्हें यहाँ आने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। हालांकि उनकी इच्छा उन पर ही उल्टी पड़ गई। झांग युआन, इस विद्रोही और अभिमानी व्यक्ति ने सब कुछ बिगाड़ दिया। शेष 7 या 8 लोग पीछे हट गए, जबकि 1 दर्जन से अधिक सुरक्षाकर्मियों ने उच्च स्तर की ताकत के साथ आने वाले दुश्मनों का सामना किया। डोंग लैंग की कटु निगाहों के नीचे विरोधी भाग गए। सौभाग्य से इनवर्ट स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट को उससे कोई शिकायत नहीं थी, जिससे उसे उम्मीद थी कि वह बिना किसी नुकसान के बच सकता है, लेकिन वह गलत था। जैसे ही डोंग लैंग की बाह में सुन्नपन कम होने लगा, सबसे तेज दौड़ने वाले आहू ने हमला किया। धमाका! जैसे ही टक्कर की आवाज आई, डोंग लैंग वहीं जम गया। एर्म! स्पष्ट शक्ति! वह स्तब्ध रह गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही उसने अपनी आंखों के कोने से देखा और लड़ रहे अन्य लोगों की ताकत का अंदाजा लगाया, वह इतना क्रोधित हो गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या बकवास है! वे सभी स्पष्ट शक्ति मार्शल आर्टिस्ट हैं। मैं उन सभी के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? एक बार फिर से एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जहां तक झाओ फैंग का सवाल है, वह निश्चित रूप से निष्क्रिय नहीं था। उसने सभी को अनदेखा किया और झांग युआन को घूरता रहा, जो अराजक लड़ाई के बीच में था, फिर एक एक कदम करके उसकी ओर बढ़ा। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ मत आओ। डोंग लैंग, मेरी मदद करो। उसके 3 बार चिल्लाने के बाद झाओ फैंग ने अपना पैर उठाया और झांग युआन के मुंह पर लात मारी। इस लात की वजह से झांग युआन के कई दांत टूट गए। झाओ फैंग ने दया नहीं दिखाई और इस शक्तिशाली लात से सीधे झांग युआन को उसके पैरों से गिरा दिया। जैसे ही झांग युआन हवा में तैरने लगा, झाओ फैंग का दाहिना पैर ऊपर की ओर उछला। खटपट खटपट! झांग युआन के पैरों से 2 स्पष्ट और तीखी आवाजें आईं। जाहिर है कि झाओ फैंग ने उसके पैर तोड़ दिए थे। उसके पैर टूटने के बाद झाओ फैंग ने झांग युआन को एक बार फिर लात मारी, इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पड़े। जब झांग युआन जमीन पर गिरा तो वह लिनजी और झांग लॉन्ग के करीब था, जो मूल रूप से 10 मीटर दूर थे। पफ! झांग युआन ने अपने दांतों के साथ खून का एक कौर थूका। उसने अविश्वास में झाओ फैंग को देखा और फिर बेहोश हो गया। इस बिंदु पर आहू और उसके साथियों ने डोंग लॉन्ग और 1 दर्जन अन्य लोगों को भी हरा दिया था, जिनमें से सभी के पैर बिना किसी अपवाद के टूट गए थे। युद्ध समाप्त करने के बाद वे अपने भावों में एक भी बदलाव किए बिना शांति से वापस अनन्या चले गए। जहां तक झाओ फैंग का सवाल है, वह इस समय हर चीज के केंद्र में खड़ा था, जो दुश्मनों से घिरा हुआ था, जो जमीन पर पड़े थे। इस बिंदु पर पूरा गोल्फ कोर्स सन्नाटे में लिपटा हुआ था। यह इतना शांत था कि एक पिन गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं उन्हें अभी ले जाना चाहता हूँ। क्या किसी के पास इसके बारे में कुछ कहने को है? आसपास के लोगों को ठंडी निगाहों से देखते हुए झाओ फैंग ने वही दोहराया जो उसने फिर से कहा था। जब झाओ फैंग ने उसकी ओर देखा तो हर कोई अनजाने में एक कदम पीछे हट गया, यहाँ तक कि लिनजी और झांग लॉन्ग भी, क्योंकि इस समय वे डरे हुए थे। अध्याय 239। अपनी बात समाप्त करने के बाद झाओ फैंग अचानक झांग लॉन्ग की ओर बढ़ा, जिससे कई लोग डर गए। वह क्या करने जा रहा था? क्या वह ये सुनिश्चित करने जा रहा था कि लिनजी और झांग लॉन्ग भी बिना सजा के बच न जाएं? सभी ने धीरे धीरे चौंकते और भ्रमित होते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। भीड़ में लिनजी और झांग लॉन्ग सबसे अधिक घबराए हुए थे। हालांकि वे ऊंचे स्थान पर थे, लेकिन उन्हें घायल होने का भी डर था। वे अंदर से बहुत चिंतित थे, लेकिन वे शांत रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे जैसे झाओ फैंग करीब आते गए, उनकी धड़कनें और तेज होती गईं। हालांकि वे फिर भी अपना आपा नहीं खो पाए। क्या वह वाकई मुझ पर हमला करने की हिम्मत करेगा? नहीं, उन दोनों को पक्का विश्वास था कि प्रतिद्वंद्वी उन पर आसानी से हमला नहीं करेगा, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ जाएगी और एक बड़ा विवाद बन जाएगा। हालांकि झांग युआन उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इससे उन्हें याद आया कि उन्हें बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। उसने झांग युआन, झांग या मेहरा परिवार के सबसे बड़े वैद्य बेटे को घायल करने की हिम्मत की, जिसका मतलब था कि वे भी सुरक्षित नहीं थे। नोट: झांग का मतलब रणविजय का उपनाम मेहरा है। इस समय वे दोनों हिले नहीं। वे जो कर रहे थे वह बिल्कुल जुए जैसा था।
आखिरकार सबकी निगाहों के सामने झाओ फैंग लिन जी के सामने आ गया। उसने लिन जी को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? उससे सवाल करते समय झाओ फैंग के तथ्यात्मक लहजे और रवैये ने लिन जी को बहुत गुस्सा दिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सबके सामने मुंह पर तमाचा मारा जा रहा हो। उसकी खुद की घमंडी प्रवृत्ति ने उसे झाओ फैंग के सवाल का जवाब देने से रोक दिया। वह समझ गया कि अगर उसने झाओ फैंग को जवाब दिया तो वह हार जाएगा। हालांकि झाओ फैंग की धीरे धीरे ठंडी होती निगाहों के नीचे लिन जी को खतरा महसूस हुआ। वह जानता था कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो झाओ फैंग उस पर हमला कर देगा। इसलिए लिन जी ने अपने गुस्से को दबा लिया, भले ही उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था, और उसने कहा शांत स्वर में, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, झाओ फैंग की आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं और वह हंस रहा था। अपने गुरु की तुलना में ये प्रसिद्ध युवा गुरु बहुत कमजोर था। लिन जी लगभग फट पड़ा जब उसने झाओ फैंग की आंखों में स्पष्ट तिरस्कार देखा। हालांकि उसे अपना गुस्सा निगलना पड़ा क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह इस समय उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद झाओ फैंग ने बिना कुछ कहे झांग लॉन्ग की ओर देखा। झांग लॉन्ग ने अपने चेहरे पर सहज भाव के साथ हंसते हुए कहा, मेरे पास निश्चित रूप से कहने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि तुम रणविजय के आदमियों में से एक हो। कभी कभी परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष हो जाता है। झाओ फैंग ने झांग लॉन्ग के बोलने के बाद कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह मुड़ा और सीधे अनन्या के पास गया, जो उस समय अभी भी थोड़ा स्तब्ध थी। इस बिंदु पर दूसरी तरफ दर्जनों दर्शक आश्चर्य में डूब गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन जी और झांग लॉन्ग, दो वंशज, उनसे हारने की बात स्वीकार करेंगे। ये पहली बार है जब ये दो शक्तिशाली वंशज एक साथ विफल हुए हैं। अगर इस मामले के बारे में बात फैल गई तो उच्च वर्ग शायद इतना क्रोधित हो जाएगा कि वे भड़क उठेंगे। ये सही है, अगर वे बिना घायल हुए चले गए तो दोनों वंशजों का मान सम्मान गिर जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वे उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते, भले ही वे दोनों इन लोगों को रोकना चाहते हों। वह हेलेन ऑफ ट्रॉय की तरह है। केवल अनन्या जैसी सुंदरता ही उच्च वर्ग के बीच ऐसी जटिल लड़ाई को जन्म दे सकती है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी ने चर्चा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने क्या देखा। उन्हें आज ऐसा अभूतपूर्व नाटक देखने की उम्मीद नहीं थी। इस दौरान सभी की निगाहें झाओ फैंग पर टिकी थीं। कोई नहीं जानता था कि यह अविश्वसनीय व्यक्ति आगे क्या करेगा। झाओ फैंग अनन्या की ओर बढ़ा और फिर से सहज भाव से पेश आया। उसने मुस्कुराते हुए फुसफुसाते हुए कहा, बॉस की पत्नी, मैं तुमसे पूछना भूल गया, क्या वहां के लोगों में से किसी ने तुम्हें धमकाया? अगर हाँ तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। हालांकि उसके शब्द सौम्य थे, लेकिन उसने जो कहा उसमें एक हत्यारा इरादा छिपा था। यहां तक कि लिन जी और झांग लॉन्ग, जो बहुत दूर नहीं थे, ने भी महसूस किया कि आंतरिक शक्ति वाला दुष्ट व्यक्ति उससे पूछ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वे जानते थे कि अगर अनन्या ने सिर हिलाया तो ये लापरवाह व्यक्ति कार्रवाई करने की संभावना है। लिन जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने गंदगी खा ली हो। अनन्या, जिसे उसके विचार में आसानी से पकड़ा जा सकता था, वह व्यक्ति बन गई जिसने उनके भाग्य का फैसला किया। यह विरोधाभास वास्तव में चौंकाने वाला था। सौभाग्य से उनके लिए अनन्या ने सिर नहीं हिलाया। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, नहीं, चलो वापस चलते हैं। ठीक है। झाओ फैंग ने सिर हिलाया। उसने आहू और उसके साथियों की ओर देखा और फिर कहा, चलो चलते हैं। उस समय वे सभी प्रवेश द्वार पर चले गए। अनन्या और जोफी सबसे आगे चल रहे थे, उनके साथ झाओ फैंग, आहू और एल्डर मेंग चल रहे थे। उनके पीछे काले सूट पहने 20 से ज्यादा लोग थे। जमीन पर लेटे उन लोगों की पृष्ठभूमि में छवि बेहद आकर्षक थी। जब वे झांग लॉन्ग और उसके साथियों के पास से गुजरे तो लिन जी ने अचानक अपना मुंह खोला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस जी, चलो हम तुम्हें बाहर ले चलते हैं। हालांकि उसने अनन्या को जवाब देने का मौका नहीं दिया। वह, झांग लॉन्ग और उसके कुछ आदमी अनन्या के साथ मनोरंजन भवन की ओर चले गए। कैप्टन लियाओ, जिन्हें उन्होंने पहले बुलाया था, जल्द ही आने वाले थे। लिन जी इस बार जीतना चाहते थे। इन लोगों ने अपनी भारी ताकत के बल पर उन्हें हरा दिया, लेकिन लिन जी को अभी भी लगता था कि वह जीत हासिल कर सकते हैं। जब तक अनन्या शांगजिंग को नहीं छोड़ती तब तक प्रतियोगिता जारी रहेगी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह लिन जी से बात करने की जहमत नहीं उठा सकती थी। वह बस आगे बढ़ गई। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे चचेरे भाई रणविजय के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है और उसकी याद आती है। झांग लॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ईमानदार नज़र से। वह इस तरह का व्यक्ति था। वह दूसरों का, यहाँ तक कि अपने दुश्मन का भी, बड़ी मुस्कान के साथ अभिवादन कर सकता था। लोग आमतौर पर उसका वर्णन करने के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल करते थे। एक मुस्कुराता हुआ बाघ। लिन जी की तरह ही उसके चेहरे के भाव से उसकी सच्ची भावनाओं का पता नहीं लगाया जा सकता था। वे ऐसे लोग थे जो अपने सच्चे इरादों को छिपाते थे। हालांकि झाओ फैंग ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। हालांकि वह अपने गुरु की उदासीन निगाह, उदासीन स्वर और अमर आत्मा की नकल करने में विफल रहा, लेकिन उसे जो सीखने की जरूरत नहीं थी वह ये थी कि दूसरों को कैसे अनदेखा किया जाए। चाहे वे कुछ भी करें, वह ऐसा दिखावा करता था जैसे उसने कुछ नहीं देखा। झांग लॉन्ग हंसा और अपना सिर हिलाया। चूंकि वे बहुत घमंडी थे, इसलिए वे केवल यही कर सकते थे कि कैप्टन लियाओ के आने के बाद प्रतीक्षा करें और अपना हाथ दिखाएं।
उनके विचार में चाहे उन्हें यहाँ कोई भी भेजे वे बच नहीं सकते। रणविजय उनका समर्थन कर रहा था। वह हारने वाला, वह किस पर निर्भर था? लिनहे में उसकी माँ का रोन कबीला। हाँ, 10 रोन कबीले भी किसी की मदद नहीं कर सकते, एक की तो बात ही छोड़िए। झांग लॉन्ग ने व्यंग्य किया। झाओ फैंग के ये कहने के बाद कि उसे रणविजय ने यहाँ भेजा है, झांग लॉन्ग ने अनुमान लगाया कि ये मार्शल कलाकार लिनहे शहर के रोन कबीले से थे। रणविजय की माँ रोन कबीले की राजकुमारी अपने परिवार से बहुत प्रभावित थी। हालांकि झांग यू से शादी करने के बाद दोनों परिवारों के एक दूसरे के साथ नकारात्मक अनुभव थे, फिर भी उसका परिवार रणविजय की माँ के बारे में बहुत चिंतित था। शायद रणविजय लिनहे के पास गया क्योंकि वह शांगजिंग में नहीं रह सकता था। झांग लॉन्ग ने चुपके से उस पर हंसा। वे मनोरंजन भवन में मार्च करते रहे। हालांकि जैसे ही वे सामने के दरवाजे से बाहर निकले कुछ हुआ। व्यू व्यू व्यू। जब 1 दर्जन पुलिस गाड़ियां उनके सामने प्लेटफॉर्म के पास रुकी तो सायरन की आवाज़ गूंज उठी। पुलिस अधिकारियों का एक समूह बाहर निकला और जल्दी से उन्हें घेर लिया। कप्तान लियाओ, जो आगे चल रहे थे, ने पहल की और उनका गंभीरता से अभिवादन किया। चाइल्डे लिन, चाइल्डे झांग, क्या तुमने जो कहा वह सच है? हाँ, लिन जी ने हंसते हुए कहा। गोल्फ कोर्स पर दर्जनों लोग पड़े हैं, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल हैं। मुझे लगता है कि कप्तान लियाओ को इन लोगों को वापस ले जाना चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर अपराध किया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आहू और जोऊफी के चेहरों पर क्रोध और चिंता की झलक दिखाई दी। उनकी टिप्पणी सुनने के बाद कैप्टन लियाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसने अपने आदमियों की ओर हाथ हिलाया और कहा, जाओ और स्थिति का आकलन करो। हाँ सर। 4 आदमी अंदर घुसे, जिसके बाद 1 मिनट के भीतर कैप्टन लियाओ का फ़ोन बज उठा। फ़ोन उठाने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उसने झाओ फैंग और उसके आदमियों की ओर देखा, हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, उन्हें ले जाओ, हमें ले जाओ। झाओ फैंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सब लोग मेरी बात सुनो। जो कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत करता है उसका मुकाबला करो। झाओ फैंग के शब्दों ने तुरंत ही आसपास के इलाके में माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। लिन जी, झांग लॉन्ग और उनके साथी टकराव देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस समय वे भी भावुक होकर आहें भर रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी शक्तिशाली सेना के सामने इतने दृढ़ होंगे। वे वास्तव में हताश लोगों का एक समूह थे जो मौत से नहीं डरते थे। वे इतने दृढ़ नहीं हैं जितना मूर्ख हैं। लिन जी ने मन ही मन व्यंग्य किया। उसकी बात सुनकर कैप्टन लियाओ को गुस्सा आ गया। उसने अचानक अपनी कमर से एक बंदूक निकाली और झाओ फैंग के सिर पर निशाना साधा। हालांकि जैसे ही उसने अपनी बंदूक उठाई, उसने देखा कि उसका लक्ष्य एक काला प्रमाणपत्र बन गया था। वूश! उस पल सभी की नज़रें प्रमाणपत्र पर टिक गईं। हालांकि वे शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उस पर आइकन देखा तो उनके दिल धीरे धीरे डूब गए। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मेरे पास बकवास करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं और फिर जो कोई भी उन 5 मिनटों के बाद हमें रोकने की कोशिश करेगा, मैं उसे मार दूंगा। झाओ फैंग की ठंडी आवाज़ ने पूरे इलाके को भर दिया। भावशून्य शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को डरा दिया। कैप्टन लियाओ कांप उठा, फिर अपनी पिस्तौल निकाली और देखने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और जब उसने अपने सामने शब्दों को देखा तो वह चौंक गया। हिस! तुम निकले! उसने कागज के बीचों बीच घूरते हुए चिल्लाया। वुल्फहेड, फर्स्ट स्क्वाड, यूनहुन स्पेशल फोर्सेज, हांगकांग। कैप्टन लियाओ के विचार में यह एक शानदार स्पेशल स्क्वाड था। उसने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आज उनके किसी सदस्य से मिलेगा। हालांकि कैप्टन लियाओ ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और कहा, माफ करना मिस्टर झाओ, यहाँ क्या हुआ? अंदर के लोग हमें हमारे मिशन को अंजाम देने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मैंने उन्हें मारने के बजाय केवल घायल करके दया दिखाए। झाओ फैंग ने उसे एक नर्म जवाब दिया। हाँ, मैं समझ गया। कैप्टन लियाओ ने बार बार सिर हिलाया। वे वास्तव में उनके प्रति नर्म थे क्योंकि इन लोगों ने उन्हें उनके मिशन को पूरा करने से रोकने की कोशिश की थी। वुल्फहेड के शामिल होने के कारण वे बिल्कुल भी निर्णय नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने लिन जी की ओर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा और कहा, मैं इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से निर्णय नहीं ले सकता। मुझे अपने वरिष्ठों से पूछना होगा। इसके बाद उन्होंने अपना सेल फोन लिया और अपने वरिष्ठ का नंबर कॉल किया। डायरेक्टर, मुझे आपसे कुछ कहना है। इससे पहले कि वे बोलना समाप्त करते, लिन जी 2 कदम आगे बढ़े और उन्हें बीच में रोक दिया। मुझे उनसे बात करने दो। कैप्टन लियाओ ने अपना फ़ोन लिन जी को सौंप दिया, जबकि लिन जी झाओ फैंग को ठंडे भाव से देख रहे थे। चूंकि उसने पहले ही उन्हें खुलेआम अपमानित करने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसने मोबाइल फ़ोन पकड़ा और कहा, डायरेक्टर वांग, मैं लिन जी हूँ। फैंगताई क्लब में कुछ भयानक हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अधिकारी इतनी अपमानजनक हरकत करके बच सकते हैं। डायरेक्टर को यह बताने के बाद कि क्या हुआ था, लिन जी ने फ़ोन रख दिया। उसने झाओ फैंग की ओर देखा और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारा समर्थन कर रहा है, तुम मेरे लोगों पर हमला करने के बाद बिना किसी नुकसान के वापस नहीं जाओगे। जो भी हो। झाओ फैंग ने हवा में हाथ हिलाया और खारिज करने वाले अंदाज में बोला। उसकी उपेक्षा ने लिन जी के गुस्से को भड़का दिया।
उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। अंकल, मैं फैंगताई क्लब में हूँ और कुछ हुआ है। दूसरी पार्टी हांगकांग के वुल्फ हेड से है। जैसे ही उसने कहा, कैप्टन लियाओ डर से जम गया। जनरल लिन, उसके शब्दों ने कई लोगों को चौंका दिया। लिन जी ने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। फ़ोन रखने के बाद उसने झाओ फैंग को आत्मविश्वास से देखा। उनके चाचा लिन वेन शांग जिंग के सैन्य क्षेत्र में नेतृत्व की स्थिति में थे। उन्हें जनरल लिन भी कहा जा सकता था। हालांकि वे एक मेजर जनरल थे जो जनरलों में सबसे कम रैंक था, लेकिन वे केवल 41 वर्ष के थे। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट उपलब्धि थी जिस पर कुलीन परिवार गर्व कर सकते थे। हालांकि झाओ फैंग अभी भी शांत थे। झांग लॉन पूरी तरह से चुप हो गए। हालांकि उनके दिल में बुदबुदाहट थी। ऐसा लगता है कि लिन जी इतने गुस्से में हैं कि वे जनरल लिन से मदद मांगने को भी तैयार हैं। उनकी राय में एक बार जनरल लिन शामिल हो गए तो वे सब कुछ संभालने में सक्षम होंगे, चाहे वुल्फहेड की पृष्ठभूमि कितनी भी मजबूत क्यों न हो। इस समय एल्डरमेंग, आहू, अनन्या और जोऊफी सभी ने अपने भाव बदल दिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी। ऐसा लग रहा था कि यह घटना पुरानी पीढ़ी के बीच टकराव में बदल गई थी। क्या झाओ फैंग इस सब के बावजूद टिके रह सकते थे? इस बीच दूर के एक द्वीप पर प्रशिक्षक लियू समुद्र तट पर सुस्ती से लेटा हुआ था। उसके पीछे वुल्फहेड था जो वापस लौटने के लिए तैयार था। अचानक उसका सेल फोन बज उठा। उसने देखने के लिए उसे उठाया और पाया कि यह शांग जिंग में एक नेता था, इसलिए उसने फोन उठाया। 30 सेकंड तक उसकी बात सुनने के बाद उसने अपने होंठ सिकुड़े और अधीरता से कहा, हाँ, वह मेरा आदमी है। मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं कि उसे रोकना असंभव है। सपने देखो, चाइल्ड लिन, चाइल्ड झांग। बकवास। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया और तुरंत एक नंबर डायल किया जो किसी ऐसे व्यक्ति का था जिससे उसने लंबे समय से संपर्क नहीं किया था। नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी हांगकांग वापस जा रहा हूँ। मैं आपसे अपने एक आदमी झाओ फैंग और एक खास रेस्टोरेंट के मालिक श्री झांग से जुड़े एक मामले के बारे में बात करना चाहता था। झाओ फैंग और उसके आदमी इस समय शांग जिंग में हैं। फैंगताई क्लब के मुख्य द्वार पर वापस। लिंजी के कॉल के 5 मिनट बाद झाओ फैंग ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और कहा, समय समाप्त हो गया है, चलो चलते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह जाने के लिए तैयार हो गया। इस बिंदु पर लिंजी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जाओ। हाँ, क्या मैं सहमत हूँ। कैप्टन लियाओ ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, फिर अपने आदमियों को झाओ फैंग को रोकने के लिए आगे बढ़ाया और कहा, क्षमा करें, आप इस समय नहीं जा सकते जब तक कि यह मामला ठीक से निपट न जाए। कृपया मेरे काम का ध्यान रखें। अगर मैं जाना चाहूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। झाओ फैंग ने धीरे से कहा और आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। कैप्टन लियाओ ने गहरी सांस ली और अपनी बेल्ट पर लगी पिस्तौल को उठाया। वह उच्च वर्ग द्वारा खेले जाने वाले इन खेलों में भाग नहीं लेना चाहता था, लेकिन वह अपने सामने के लोगों को जाने नहीं दे सकता था क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। जब उसने कैप्टन लियाओ को अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाते देखा तो झाओ फैंग ने अपनी आंखें सख्त कर लीं। जब वह आगे बढ़ने वाला था तो लिन जी का सेल फोन बज उठा। इस आवाज़ ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने देखा कि फ़ोन का जवाब देते समय लिन जी का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। यह असंभव है, ये कैसे हुआ? इस समय लिन जी, जो हमेशा शांत रहता था, का रंग बदल गया। कॉल खत्म करने के बाद लिन जी के चेहरे पर पीलापन था और वह वहीं अचंभित खड़ा था। फिर उसने डर के मारे झाओ फैंग की तरफ देखा। पहले तो वह वहीं खड़ा रहा, लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा सोचने के बाद वह अचानक झाओ फैंग की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह पास आया, उसने झाओ फैंग की तरफ देखा, अपना सिर झुकाया और कटु स्वर में कहा, मैं आज हार स्वीकार करता हूँ, तुम जा सकते हो। उसकी बात सुनने के बाद झाओ फैंग और उसके आदमियों को छोड़कर सभी ने अपने हाव भाव बदल लिए। हाँ, झाओ फैंग ने उस पर हंसते हुए जवाब दिया, फिर जाने के लिए मुड़ गया। लिन जी ने अपना सिर उठाया और एकाग्रचित होकर उनकी पीठ को घूरा। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, वे अजेय हैं। अध्याय 240। सबकी निगाहों के सामने झाओ फैंग और उसके आदमी अपनी कारों में चले गए। अनन्या और जो फेई को झाओ फैंग ने सफ़ेद बेंटले तक पहुंचाया। इससे पहले कि ड्राइवर बाहर निकलकर दरवाज़ा खोल पाता, झाओ फैंग ने कार का पिछला दरवाज़ा खोला और अपने बाएं हाथ से बहुत ही सामान्य मुद्रा में इशारा किया। बॉस की पत्नी, कृपया कार में बैठ जाएं, झाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने होंठ सिकुड़े और सीधे बैठ गई और बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। तुम बहुत विचारशील हो भाई, जो फेई ने प्रशंसापूर्वक उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। उसके साथ मजाक करने के बाद जो फेई भी कार में बैठ गया। झाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और यात्री सीट पर बैठ गया। फिर कारों की कतार धीरे धीरे आगे बढ़ गई। फैंगताई क्लब के प्रवेश द्वार के सामने लोगों का एक समूह खड़ा था। वे सभी एक दूसरे को असमंजस में देख रहे थे। कैप्टन लियाओ, हमें भी चले जाना चाहिए। लिंजी और झांग लॉन्ग की ओर देखने के बाद कैप्टन लियाओ ने धीरे से आह भरी, फिर अपना हाथ हिलाया और अपने आदमियों को ले गया। लिंजी अभी भी बिना अपनी मुद्रा बदले वहीं खड़े थे। ये देखकर झांग लॉन्ग थोड़ा चौंक गया। उसे नहीं पता था कि लिंजी ने फ़ोन पर क्या सुना था,
न ही उसे झाओ फैंग के संरक्षक के बारे में पता था, लेकिन वह जानता था कि झाओ फैंग के पास एक शक्तिशाली संरक्षक था क्योंकि लिन जी ने उससे माफ़ी मांगी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद झांग लॉन्ग वहां चला आया। उसने हल्की खांसी की और कहा, चाइल्ड लिन, जनरल लिन ने क्या कहा? यदि आवश्यक हुआ तो मैं अपने चाचा से संपर्क करूंगा। झांग लॉन्ग के शब्दों ने लिन जी को वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने झांग लॉन्ग की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? बेशक, चूंकि झांग युआन गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके पिता चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे, भले ही मैं उनसे न कहूं, झांग लॉन्ग ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसके लिए बस खड़े रहना और कुछ न करना समझदारी नहीं है। झांग लॉन्ग, जो सब कुछ समझ रहा था, ने लिन जी को परेशान कर दिया। इसलिए लिन जी ने अपना हाथ हिलाया और जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या करने का फैसला करते हैं क्योंकि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बोलने के बाद लिन जी तुरंत आगे बढ़े और चले गए। सच में वह अपनी विफलता को स्वीकार नहीं करना चाहता था। ये सब जनरल लिन से आए फोन कॉल की वजह से था, जिसमें उन्होंने केवल कुछ सरल शब्द कहे थे। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। तुम इस मुसीबत में कैसे पड़ गए? अभी मेरे पास आओ। इस वाक्य के पीछे के अर्थ ने लिन जी को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ठंडा महसूस कराया। जनरल लिन उन्हें रोक नहीं सकते। उसने जो परेशानी पैदा की, आओ और उनसे आमने सामने बात करो। उसने जो कहा उससे पता चलता है कि विरोधियों की पृष्ठभूमि बेहद भयावह थी। वह यहाँ झांग लॉन्ग से बहस करने के मूड में कैसे हो सकता है? लिन जी सीधे अपनी हम्मर में गया, फिर उसमें सवार होकर चला गया। दूर जा रही कार को घूरते हुए झांग लॉन्ग पूरी तरह से विचलित हो गया। वे कौन हैं? झांग लॉन्ग ने भौहें सिकुड़ी और बुदबुदाया। वे यहाँ आए और आपकी साइट को नष्ट कर दिया, फिर इतनी सारी मुसीबतें खड़ी करने के बाद बिना किसी नुकसान के चले गए। उनके बॉस रणविजय हैं, तो उन्हें ये लोग कहाँ मिले? क्या वे वाकई उनके आदमी हैं? शांग जिन को छोड़ने के बाद भी उनके पास इस तरह की हरकत करने की जगह कैसे बची हुई थी? ये देखना अकल्पनीय था कि इनवर्ट स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट ने अनन्या के साथ कैसा व्यवहार किया। लंबे समय तक सोचने के बाद उसे कोई जवाब नहीं मिला और उसका फ़ोन बजने लगा। अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर देखने के बाद झांग लॉन्ग के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। ये झांग युआन के पिता थे। उन्हें अनिवार्य रूप से दोषी ठहराया जाएगा क्योंकि झांग युआन अपने क्लब के अंदर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि विरोधियों की जबरदस्त ताकत को देखते हुए झांग युआन के पिता द्वारा दोषी ठहराया जाना चिंताजनक बात नहीं थी, लेकिन उनकी हार की खबर अगले कुछ दिनों में उच्च वर्ग में फैल जाएगी। उसके बाद उनका और लिन जी का उपहास किया जाएगा। झांग लॉन्ग को इस बारे में सोचते हुए कुछ हद तक गलत लगा। वे जीत सकते थे, लेकिन वे इस अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार नहीं थे। झांग या मेहरा परिवार और शांग जिंग के धनी परिवार जिन्होंने लिन जी का समर्थन किया, निश्चित रूप से कई शक्तिशाली व्यक्तियों को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि पीक स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट भी हार जाते, उन लोगों की तो बात ही छोड़िए जो केवल इनवर्ट स्ट्रेंथ स्टेज पर थे। हालांकि युवा पीढ़ी के रूप में वे अभी तक परिवार के मुख्य सर्कल में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे। विरोधियों ने आकर उन पर हमला करने के बाद आसानी से चले गए। उस समय के दौरान उन्होंने इन वंशजों के खिलाफ अपनी ताकत और पृष्ठभूमि का भी मुकाबला किया और दोनों मामलों में उनसे आगे निकल गए। ये सब वैसा ही था जैसा झाओ फैंग ने उम्मीद की थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि प्रशिक्षक लियू की पृष्ठभूमि प्रभावशाली थी। जब प्रशिक्षक लियू 4 या 5 साल का था तो उसके माता पिता की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई, इसलिए उसका पालन पोषण उसके चाचा ने किया। यानी उसके चाचा उसके पिता जैसे थे, इसलिए उसके मन में उसके प्रति गहरा लगाव था। और उसके चाचा लियू जेनफेंग हांगकांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर थे। यही कारण था कि प्रशिक्षक लियू पहले भी झाओ फैंग को जेल से बचाने में सक्षम थे। प्रशिक्षक लियू के साथ अपने रिश्ते और इस तथ्य के कारण कि उसका गुरु हांगकांग में रहता था, झाओ फैंग ने सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षक लियू को रणविजय से मिलवाया। अधिक मित्र होने का मतलब था अधिक विकल्प होना। इस सब के मुद्दे पर वापस आते हैं। झाओ फैंग और बाकी लोग कार में सवार होने के बाद एयरपोर्ट की ओर चल दिए। वाह झाओ फैंग, तुम इतने दुर्जय क्यों हो? तुम वाकई कमाल के हो, मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला? पैसेंजर सीट के पीछे बैठे हुए झो फेई अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर रखकर बाईं ओर झुकी और झाओ फैंग को देखा और उत्साह से भरी आवाज में बोली। सिर्फ वही नहीं, अनन्या भी उत्सुकता से झाओ फैंग को आंकने में व्यस्त थी। सब कुछ बॉस के सिखाने की वजह से है, झाओ फैंग ने हंसते हुए जवाब दिया। वाकई, क्या मेरा साला इतना कमाल का है? झो फेई ने आंखें चौड़ी करके कहा। बेशक, तुम सोच भी नहीं सकते कि बॉस कितना दुर्जय है, झाओ फैंग ने दृढ़ता से कहा। अनन्या ने अपनी बड़ी खूबसूरत आंखें झपकाईं और अचानक पूछा, तुम्हारे और रणविजय के बीच क्या रिश्ता है? अनन्या दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में वाकई उत्सुक थी क्योंकि जान हान बहुत लंबे समय से हांगकांग में नहीं रह रहा था। अनन्या का सवाल सुनने के बाद झाओ फैंग ने एक पल सोचने के बाद उसे सच बताना चुना। उसने अनन्या की तरफ देखा और मुस्कुराया, फिर कहा, मैं बॉस का शिष्य हूँ। शिष्य? अनन्या स्तब्ध रह गई। फिर उसे अचानक याद आया कि झाओ फैंग ने एक बार कहा था, मास्टर। उसने उस समय उसके मालिक की पत्नी को बुलाने का इरादा किया था। अनन्या के होंठ फड़कने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि जो फी उत्सुक थी, इसलिए उसने पूछा, किस तरह का शिष्य?
क्या तुम उससे खाना बनाना सीख रही हो? नहीं। झाओ फैंग ने हंसते हुए अपना सिर हल्के से हिलाया। उसकी आंखों में गंभीरता की झलक दिखाई दी जब उसने कहा, जो आज के लिए मेरा शिक्षक है वह जीवन भर के लिए मेरा पिता है। मेरे लिए मास्टर वही है जो तांग मूंग द जर्नी टू द वेस्ट में सन वुकोंग के लिए था, और मास्टर मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। क्या तुम्हारा मतलब है कि मेरा साला तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है? झोउ फेई की आंखें चमक उठीं। वह मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। झाओ फेंग मुस्कुराया। वाह! झोउ फेई ने अचानक खुशी जताई और उत्साह से कहा, यह अद्भुत है। जीजाजी बहुत बढ़िया हैं। अब मुझे अपने जीजाजी की एक और ताकत पता चल गई है। ये बहुत बढ़िया है। फेई। अनन्या ने झोउ फेई को गुस्से से घूरा। उसने अपने जीजाजी के बारे में बात किए बिना अपना मुंह शायद ही खोला हो, लेकिन रणविजय बदमाश अभी भी उनके रिश्ते के प्रति एक स्पष्ट रवैया रखता था। अरे बड़ी बहन यान, तुम्हें खुश होना चाहिए। अनन्या की निगाहों को देखकर झोउ फी को एहसास हुआ कि बड़ी बहन यान थोड़ी शर्मीली हो सकती है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इस समय उसने झाओ फैंग की ओर देखा और पूछा, झाओ फैंग, कृपया मुझे वुल्फ हेड के बारे में थोड़ा बताएं। यह क्या है? इस बिंदु पर अनन्या ने भी जिज्ञासा से झाओ फैंग की ओर देखा। उनकी निगाहों के नीचे झाओ फैंग मुस्कुराया और कहा, वुल्फ हेड यूनहुन स्पेशल फोर्सेस का पहला दस्ता है जो आमतौर पर विभिन्न खतरनाक मिशनों को अंजाम देता है। कभी कभी हम सालों तक विदेश में रहेंगे। उसके शब्दों ने पूर्णकालिक ड्राइवर को भी चौंका दिया, जिसने अगले ही पल अपना संयम वापस पा लिया, जैसे कि उसने झाओ फैंग की टिप्पणी नहीं सुनी हो। अनन्या और झोउ फी के चेहरे बदल गए और अनन्या ने संदेह में कहा, आपको रणविजय के बारे में कैसे पता चला? यह एक लंबी कहानी है। मास्टर ही वह व्यक्ति है जिसे मैं अपने जीवन में देखता हूं और मैं उसके बिना मर जाता। सटीक रूप से कहें तो जब मैं दक्षिणी जिले के फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन में तांग झान के आदमियों में से एक के रूप में अपना गुप्त कार्य कर रहा था, तो न्यू मून बे में सुरक्षा शुल्क वसूलते समय मेरी मुलाकात मेरे मास्टर से हुई। खाना खत्म करने के बाद चीजें नियंत्रण से बाहर हो गईं और झाओ फैंग ने संक्षेप में बताया कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसने साधकों और मार्शल आर्ट की दुनिया से जुड़ी किसी भी अजीब बात को छोड़ दिया। फिर भी झोउ फेई अभी भी अपने अनुभव पर आश्चर्यचकित था। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, अनन्या अचानक चिल्लाई, आह! क्या हुआ, मास्टर की पत्नी? झाओ फैंग डर गया और जल्दी से पूछा, मेरा उपहार। मैं जो उपहार वापस लेना चाहता था वह अभी भी होटल में है। अनन्या को अचानक मिट्टी की मूर्ति के बारे में ख्याल आया। होटल कहाँ है? झाओ फैंग ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और कहा, हम वहां जाकर इसे उठा सकते हैं। अभी भी समय है। अनफा रोड, कमरा नंबर 300, झोउ फेई ने उत्तर दिया। झाओ फैंग ने सिर हिलाया और अपने बगल में ड्राइवर से कहा, पहले वहां जाओ। ठीक है। ड्राइवर ने सिर हिलाया और एक छोटी वॉकी टॉकी निकाली, फिर कहा, सभी गाड़ियां पहले अनफा रोड पर कमरा नंबर 300 में जाएंगी। अगले चौराहे पर मुड़ें और मार्ग की योजना बनाएं। रोजर, ये कहकर वे होटल लौट आए। अनन्या को उपहार मिलने के बाद वे हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए और विमान के उड़ान भरने से आधे घंटे पहले पहुंच गए। बॉस की पत्नी, मेरा नाम आहू है और मैं भाई फैंग के आदमियों में सबसे मजबूत हूँ। आप बहुत सुंदर और आकर्षक हैं। अहम, बॉस की पत्नी, मेरा नाम एल्डर मेंग है और मैं भी भाई फैंग के सबसे मजबूत आदमियों में से एक हूँ। बॉस की पत्नी। अनन्या को लोगों के एक समूह ने घेर लिया और अपना परिचय देना शुरू कर दिया, जिससे माहौल बेहतर हो गया। लेकिन झाओ फैंग ने उनके व्यवहार को देखकर एक बात सोची, आहू और अन्य लोगों को शिष्टाचार सीखने की जरूरत है। हालांकि क्या उन्हें ऐसे अंगरक्षक बनना चाहिए जो आमतौर पर गंभीर होते हैं और सख्त मानकों का पालन करते हैं, या वे जो काम करते समय गंभीर होते हैं लेकिन अन्य समय में सक्रिय होते हैं? इस बिंदु पर झाओ फैंग कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसने या तो हांगकांग वापस जाने के बाद अपने मालिक से सलाह लेने की योजना बनाई या बस इंतजार करके देखा कि क्या होता है। आधा घंटा बीत गया। जब वे विमान में चढ़ने वाले थे, झाओ फैंग ने रणविजय को ये बताने के लिए फ़ोन किया कि वे विमान में चढ़ने जा रहे हैं और लगभग 2:30 बजे हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। मैं समझ गया। रणविजय ने सिर हिलाया, फिर फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद वह छोटी राजकुमारी की ओर देखने के लिए मुड़ा जो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी और हंसते हुए कहा, मेंग, तुम्हारी माँ जल्द ही वापस आ जाएगी। चलो पहले माउंट न्यू मून पर चलते हैं और फिर तुम्हारी माँ को ले आते हैं। हाँ। उसकी बात सुनकर मेंग स्तब्ध रह गई। फिर उसने कार्टून देखना बंद कर दिया, सोफे पर खड़ी हो गई और खुशी से बोली, अच्छा, माँ को लेने का समय हो गया। तो चलो। रणविजय मुस्कुराया, फिर चला गया और मेंग को उठा लिया। दूसरी मंजिल पर मेंग के कपड़े बदलने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी पांडा कार को माउंट न्यू मून पर ले गया। वहां जाने से पहले रणविजय एक फूल की दुकान पर गया और कुछ छोटे औजार खरीदे। उसका इरादा मेंग की माँ के लिए स्वागत उपहार के रूप में रंग बिरंगे गुलाबों का एक गुच्छा बांधना था।